हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक डिजीज के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है फ्रोजन शोल्डर। इस वीडियो को बनाने के लिए हमारी बुआ ने कहा है और ये वीडियो उन्हीं को डेडिकेटेड है। फ्रोजन शोल्डर के बारे में आज हम लोग जानेंगे। दोस्तों, फ्रोजन शोल्डर को और भी कई नामों से जाना जाता है। फ्रोजन शोल्डर को जाना जाता है कंधा जाम, कंधा का जकड़न, पेरी अर्थराइटिस के नाम से भी जाना जाता है। ये अर्थराइटिस तो नहीं, लेकिन पेरी अर्थराइटिस के नाम से एक कॉमन नाम है, लोग कॉमन टर्म में बोलते हैं। तो फ्रोजन शोल्डर को उस नाम से भी जाना जाता है। आज दोस्तों हम बात करेंगे कि फ्रोजन शोल्डर जो है ये होता कैसे है, क्यों होता है, कितने स्टेजेस होते हैं और इससे बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, और अगर हमारे पास फ्रोजन शोल्डर के केस आते हैं तो उसको हम लोग कैसे जानेंगे। और इसमें जो भी एक्सरसाइज आपको बताए जाएंगे वो एक्सरसाइज आप किसी कुशल फिजियोथेरेपिस्ट के निगरानी में उनका राय लेके ही करेंगे। हो सकता है कि आपको एक्सरसाइज करते समय पेन बढ़ जाए, घट जाए, तो आपके स्टिफनेस के अकॉर्डिंग, आपके डिजीज के स्टेज के अकॉर्डिंग उस एक्सरसाइज को डिजाइन करना पड़ता है। दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं। फ्रोजन शोल्डर को 4 स्टेज में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू किस्नर बुक। किस्नर के बुक के हिसाब से इसको 4 स्टेज में बांटा गया है। आप इसके चैप्टर 17 और पेज नंबर 574 पे जाके पढ़ सकते हैं। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। ये चारों स्टेज में स्टेज 1 जो होता है वो इनिशियल स्टेज होता है। यहीं से फ्रोजन शोल्डर की शुरुआत होती है। इसमें आपको रात में पेन होगा, दर्द होगा, शोल्डर में हल्का हल्का दर्द स्टार्ट होगा फ्रोजन शोल्डर का। ये स्टार्टिंग फेज है स्टेज 1। ये 3 मंथ तक होता है, 3 मंथ तक होगा। और इसमें आपको नाइट में हल्का पेन होगा और स्टिफनेस महसूस होगा। स्टेज 2 3 मंथ टू 9 मंथ। स्टेज 3 9 मंथ टू 12 मंथ। स्टेज 4 12 मंथ टू 25 मंथ। दोस्तों, स्टेज जो फर्स्ट स्टेज है, जैसे आप अपने जीवन को बांट लीजिए 4 भाग में। सबसे पहले आपका क्या होगा, शिशु अवस्था। उसके बाद आपका क्या होगा, बाल्यावस्था। चौथा क्या होगा, युवा अवस्था। और 5वां क्या होगा, प्रौढ़ावस्था। तो ठीक उसी तरीके से ये इस बीमारी के 4 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1 में बीमारी जन्म लेती है। स्टेज 2 में बीमारी जो है वो बाल्यावस्था में आती है, पूरा मजबूत खेलते कूदते, मतलब उसमें ज्यादा आपको दर्द महसूस होगा। स्टेज 3 में बीमारी जो युवा अवस्था में रहती है, यहाँ आने के बाद जब आदमी जब जवान हो जाता है, बुद्धिजीवी हो जाता है, तो वो शांत हो जाता है। उसी तरीके से इसमें आपका स्टिफनेस कम होना शुरू होगा और स्टेज 4 में जाके वो ठीक हो जाएगा या पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाएगा कभी भी। बहुत सारे केसेस होते हैं जिनमें पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, बहुत सारे केसेस होते हैं जिनमें पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाता है। तो ये इस बीमारी के 4 स्टेजेस हैं। स्टेज 2 में आपको सबसे ज्यादा शार्प पेन होगा, आपको सोने में दिक्कत होगा, इसमें बहुत सारी परेशानियां होंगी। स्टेज 3 में इसमें स्टेज 2 में आपका रेंज ऑफ मोशन, एडक्शन, एडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, सर्कमडक्शन सारा आपका बंद हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। कंधा जकड़ा हुआ रहेगा, कोई सामान नहीं उठा पाइएगा, पानी का बोतल नहीं ले पाइएगा, इतना परेशानी आपको हो जाएगा। तो ये इस बीमारी के 4 स्टेजेस हैं। अब ये किस उम्र के लोगों को ज्यादा होता है, तो जो एज है, एज ग्रुप है 40 से 65 वर्ष के लोगों में ये सबसे ज्यादा होता है। कितने वर्ष के लोगों में, 40 से 65 वर्ष के लोगों में ये सबसे ज्यादा दिखाई देता है। इसकी शुरुआत धीरे धीरे होगी। ये क्या होगा, धीरे धीरे शुरू होगा और बाद में इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपका हाथ उठना बंद हो जाएगा, फ्रोजन शोल्डर हो जाएगा। अब ये होता किस वजह से है, तो 2 कारण है। एक कारण, जब भी कोई बीमारी होता है, बुखार जैसे होता है, तो आपको टीबी होगा तभी बुखार होगा, कैंसर होगा तभी बुखार होगा, और नॉर्मल फ्लू होगा तभी बुखार होगा। बुखार क्या है, कोई बीमारी नहीं है, बीमारी का लक्षण है।
तो उसी तरीके से फ्रोजन शोल्डर किसी बीमारी का लक्षण सिम्टम्स भी हो सकता है कि कोई और बीमारी आपके शरीर के अंदर है, उसकी वजह से फ्रोजन शोल्डर डेवलप हो गया, या कोई ऐसा फिजिकल कंडीशन हुआ होगा आपके साथ। तो सबसे पहले हम लोग उसी के बारे में जानते हैं। स्ट्रोक, सर्जरी, रोटेटर कफ इंजरी, ये तीन कारण, स्ट्रोक, सर्जरी, रोटेटर कफ इंजरी और एक ब्रोकन आर्म भी लिख लीजिए। ये तीन हम आपको पहले मेजर कारण बता रहे हैं। देखिए एक और कारण बात आपको हम बता देते हैं कि शोल्डर, ये जो फ्रोजन शोल्डर है इसमें होता कैसे है, ये क्या होता है। तो हमारा जो शोल्डर है ना, जो मूव मतलब जब बहुत ज्यादा मूव करने वाला जो ज्वाइंट है, जिसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट होता है, वो हमारा क्या हो जाता है, लेस स्टेबल ज्वाइंट हो जाता है, उसमें स्टेबिलिटी की कमी आ जाती है, जिसमें मूवमेंट ज्यादा होता है। तो इस ज्वाइंट को, जो कप लाइक जो शोल्डर का जो बोन होता है, उस बोन को स्टेबल रखने के लिए, किसमें, स्केपुला के ग्लेनोइड कैविटी में स्टेबल रखने के लिए उसके चारों तरफ कैप्सूल होता है। तो वो कैप्सूल क्या होगा, ठीक हो जाएगा और मोटा हो जाएगा सूजन होके। तो उसमें क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा तो मोटा हो जाएगा। तो मोटा हो जाएगा तो इसका जो है रेंज ऑफ मोशन क्या करेगा, वो फ्लेक्सिबल होता है। तो फ्लेक्सिबल ना होकर जब वो ठीक होके फ्रोजन हो जाएगा, वो एक जगह स्टिफ हो जाएगा, तो रेंज ऑफ मोशन को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो अब इन चार कारणों की वजह से किस तरीके से फ्रोजन शोल्डर होगा वो समझ लीजिए। स्ट्रोक की वजह से होगा कि आपको ब्रेन स्ट्रोक आया, आप ब्रेन स्ट्रोक की वजह से हॉस्पिटलाइज हो गए, हॉस्पिटल में आप 1 महीने तक रहे, तो आपके शरीर का क्या हुआ, मूवमेंट बंद हो गया। और जब मूवमेंट बंद हो गया तो उसकी वजह से क्या हो गया, स्टिफ हो गया, स्टिफनेस आ गया, ये सख्त हो गया, हार्ड हो गया, जिसकी वजह से रेंज ऑफ मोशन हमारा रिड्यूस हो गया। दूसरा होगा सर्जरी। अब हमारे शोल्डर का सर्जरी किसी ट्रॉमा, किसी इंजरी की वजह से हुआ। अब इंजरी की वजह से सर्जरी हुआ तो हमको क्या कहा गया कि आपको इस बांह को बिल्कुल हिलाना नहीं है, 4 महीने आपको बेड रेस्ट में रहना है। और 4 महीने जब हम इसका मूवमेंट नहीं किए बिल्कुल भी, तो क्या होगा, स्टिफ हो गया, अकड़ गया तो क्या होगा, तो फिर इसको रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाना होगा, तब जाके फ्री होगा। उसकी वजह से भी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। तीसरा जो है रोटेटर कफ इंजरी। रोटेटर मसल होता है, एक 4 मसल का ग्रुप है, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर, सबस्क्लेपलारिस, ये 4 मसल का ग्रुप है। ये चारों मसल आपस में मिलकर इसको स्टेबिलिटी देता है शोल्डर कॉम्प्लेक्स को, कि ये अपने ग्लेनोइड कैविटी में ह्यूमरस का हेड एक जगह स्थिर रहे और मूवमेंट के दौरान बाहर न चला जाए। तो इस चारों मसल में किसी वजह से हम गिर गए या किसी कारण से हम बॉलिंग कर रहे हैं, उसके वजह से वो मसल क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया, उसमें टूट हो गया मसल में। मसल किसी वजह से, जो देहाती भाषा में नहीं बोलते हैं कि लमर गया रबर, तो रबर की उसमें लमर गया, स्ट्रेच हो गया, उसके वजह से भी आपका ये शोल्डर फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। ब्रोकन आर्म, आपका हाथ टूट गया, और हाथ टूटता है तो क्या करता है, डॉक्टर प्लास्टर कर देगा। अब प्लास्टर करने के बाद क्या करेगा, आपको एगो पहना देगा इसमें गला में कि हाँ भाई अब इसमें इसको मूवमेंट बंद कीजिए। तो जब इसका मूवमेंट बंद हो जाएगा तो हमारा शोल्डर मान लीजिए 2 महीना मूवमेंट नहीं किया, तो मूवमेंट नहीं किया, उसकी वजह से भी ये क्या हो जाएगा, स्टिफ हो जाएगा, इसका फ्रोजन शोल्डर का कंडीशन हो जाएगा। अब ये कंडीशन हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग बीमारी के बारे में जानते हैं कि किन किन बीमारियों की वजह से फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। अगर फ्रोजन शोल्डर की स्थिति है, मान लीजिए किसी 20 वर्ष के बच्चे को हो गया फ्रोजन शोल्डर, 18 वर्ष के बच्चे को हो गया, तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें डायरेक्ट जरूरत थोड़ी कि बीमारी ही हो, उसमें रोटेटर कफ इंजरी भी हो सकता है और कोई कारण हो सकता है। तो सब कारण का ध्यान रखना जरूरी है, और एज के हिसाब से जब आप डायग्नोसिस कीजिएगा तो उन चीजों का ध्यान रखना आपको जरूरी होगा। तो सबसे पहले हम डिजीज के बारे में बात करते हैं। तो पहला डिजीज डायबिटीज, दूसरा है ट्यूबरकुलोसिस, तीसरा है हाइपरथायरॉयडिज्म, चौथा है हाइपोथायरॉयडिज्म।
पांचवा है पार्किंसन डिजीज। तो इन पांचों बीमारियों के कंडीशन में आपको क्या हो सकता है, फ्रोजन शोल्डर की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब 5 में डायबिटीज जानवे करते हैं, जिसको मधुमेह या शुगर बोलते हैं। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के बारे में आप लोग जानते ही हैं, देखने वाला टीबी नहीं, बीमारी वाला टीबी। हाइपरथायरॉयडिज्म, जब थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा और हाइपरथायरॉयडिज्म की केस है, उस केस में भी हमको फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म, जब थायरॉयडिज्म का सिक्रेशन बिल्कुल घट के लो लेवल में चला जाएगा तो हाइपोथायरॉयडिज्म उत्पन्न हो जाता है बीमारी। उस कंडीशन में भी हमको फ्रोजन शोल्डर हो सकता है, कंधा जाम हो सकता है। पार्किंसन नाम की एक बीमारी है जिसमें आदमी का डॉग शेप में आदमी का बॉडी हो जाता है। उस बीमारी के कंडीशन में भी आपको फ्रोजन शोल्डर का स्थिति उत्पन्न हो सकता है। अब फ्रोजन शोल्डर अगर हमको हो जाता है तो उसमें बचने के क्या क्या उपाय हैं, हम क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो कुछ एक्सरसाइज आपको बता दे रहे हैं। तो एक्सरसाइज में दोस्तों सबसे पहला एक्सरसाइज है कि अगर आपके राइट साइड के शोल्डर में फ्रोजन शोल्डर की स्थिति है, ताकि लेफ्ट साइड का शोल्डर सही है, तो लेफ्ट साइड के शोल्डर से किसी चीज को होल्ड करना है और इस हाथ को बिल्कुल पेंडुलम की तरह इस तरीके से फ्रीली मूव करना है। इस पर लोड नहीं देना है, बिल्कुल फ्रीली मूव करना है। इस तरीके से 25 से 30 बार इस रिपीटेशन में मूव करना है, फ्रीली ऐसे झुक के। और दूसरा एक्सरसाइज, इसी सिचुएशन में हाथ को सर्कमडक्शन इस तरीके से घुमाना है, ऐसे बिल्कुल फ्रीली, ज्यादा जोर नहीं देना है। तीसरा एक्सरसाइज, 1 लीटर का पानी का बोतल ले लेना है, इसमें पानी डाल लेना है और 1 लीटर के पानी के बोतल से, अगर आपके पास डंबल है तो बहुत अच्छा, 1 केजी का रहे तो इस बोतल से आराम से ठीक उसी तरीके से बिना जोर दिए हुए बिल्कुल हाथ को ढीला छोड़ के और इस तरीके से हाथ को मूव करेंगे। फिर सर्कमडक्शन इस तरीके से 25 से 30 बार मूव करेंगे। ये 4 हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। इसके बाद अगला एक्सरसाइज हम लोग कर सकते हैं कि हाथ को इस तरीके से, हाथ को इस तरीके से करना है और ऐसे करने के बाद ऐसे ऐसे, जहां तक आपका दर्द हो रहा है, जहां आपका दर्द है वहां जाके रुक जाना है और फिर ऐसे ऐसे नीचे वापस आना है। इस तरीके से ये 25 से 30 बार करना है। फिर जो है शुरू करना है और जहां आपका दर्द स्टार्ट हो रहा है उससे थोड़ा सा आगे बढ़ने का कोशिश करना है और फिर वापस स्लो में वापस आना है। अगला एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं, एक टॉवेल लेना है, टॉवेल लेके उसको इस तरीके से रखना है, एकदम इतना डिस्टेंस रखना है कि आपका एल्बो मुड़े नहीं, और इस तरीके से ऊपर लेके जाना है, इस तरीके से नीचे लेके आना है, इस तरीके से ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके अलावा आप दोनों हाथों को आपस में जोड़ के और इस तरीके से ऊपर उठा सकते हैं, जहां तक आपको दर्द नहीं हो वहां तक उठाने की कोशिश करें, फिर नीचे लाए, हल्का हल्का धीरे धीरे बढ़ाना है। यहां दर्द है तो यहां रुक जाना है, यहां से नीचे आना है। फिर अगले बार यहां दर्द है तो इससे थोड़ा सा ऊपर उठाना है कोशिश करके और फिर नीचे आना है। इस तरीके से कंटिन्यूअसली किसी भी एक्सरसाइज को 20-25 बार फॉर्म करना है। और दोस्तों हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि एक्सरसाइज करते समय हमेशा किसी विशेषज्ञ की राय ले, सलाह ले कि हो सकता है कि आपका डिजीज किस स्टेज में है, आपके बोन का हेल्थ क्या है, आपके अंदर और भी कोई डिजीज तो नहीं है, उसके हिसाब से एक्सरसाइज प्लान करना पड़ता है। दोस्तों अगर आप अपने मन से ये देख के कर, हो सकता है आपका पेन बढ़ जाए, हो सकता है अपना पेन घट जाए, तो किसी विशेषज्ञ फिजियोथेरेपिस्ट के सलाह में, उसकी देखरेख में एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। आशा करते हैं दोस्तों कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब